चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल नया चैप्टर, और चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन करते समय हम ये देखेंगे, ये चैप्टर में थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो आप कहोगे सर ये चैप्टर तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। स्टार्ट करेंगे। चलिए, हमने कहा था कि जब भी हमारे सामने किसी भी ट्रांजेक्शन को जब रिकॉर्ड करना है, हमारे सामने जब कोई भी ट्रांजेक्शन को अगर रिकॉर्ड करना है तो हमें उस ट्रांजेक्शन को, किसी भी ट्रांजेक्शन को जब रिकॉर्ड करना होता है तो उस ट्रांजेक्शन के अंदर जितने भी अकाउंटिंग हेड इफेक्ट हो रहे हैं उनको हमें ढूंढना होता है। ठीक है, उसको ढूंढना होता है, और उसके लिए हमने कहा हमारे पास दो अप्रोच है। एक अप्रोच है ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरी जो अप्रोच थी, किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए हम उस ट्रांजैक्शन में कुछ अकाउंटिंग हेड को ढूंढते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने के लिए जो पहला जो मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड था, जहां हमने अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से थे भैया? पर्सनल अकाउंट, रियल और नॉमिनल अकाउंट। इसी प्रकार हमने एक और अप्रोच सीखी थी, वो थी मॉडर्न अप्रोच फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ये मॉडर्न अप्रोच क्या थी? यहां पर भी हम कुछ अलग एंगल से उन अकाउंटिंग हेड को आइडेंटिफाई कर रहे थे, और इस मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली भी हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए। तो सर अब यहाँ पे इस बेसिक पार्ट को आप क्यों रिपीट कर रहे हो? वो इसलिए कर रहे हैं भैया क्योंकि जो मॉडर्न अप्रोच है, हम बहुत डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, और हमारी जो मॉडर्न अप्रोच है, इसी अप्रोच का नाम जो है ना, यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, कुछ अलग नहीं है भैया। बस हमें थोड़ा सा हमारा सोच का जो नजरिया है बदल जाएगा, अदरवाइज 100% जो है हमारी मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग हेड को क्लासिफाई करने के लिए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है भैया, इसी को हमने अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड नाम दिया है, और आपकी बुक में एक बिल्कुल सेपरेट चैप्टर दे दिया है, और उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? आगे बढ़े उससे पहले सबसे पहले हमें यह समझना है कि भैया इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो जब क्लास 6 में या क्लास 7 में जब थे तो हम देखते थे कि एक इक्वल का निशान लगाते थे, याद है आपको? ऐसे आपने इक्वेशंस देखी होगी, x प्लस वाई इजिकल टू कुछ और होता होगा, मान लीजिए वाट एवर z प्लस, इस तरह से आपको सामने की इक्वेशन दिखती थी। ऐसी आपने बचपन में कोई इक्वेशन पढ़ी होगी। मैं उस मैथमेटिक पार्ट में नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था उस बात में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिंपल सी भाषा में देता हूँ कि इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जब ये बराबर का निशान लगता है, यहाँ पे जब आपको बराबर का निशान मिलेगा, इसका मतलब ये होगा कि इन इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा बराबर होती है। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये मेरा राइट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा बराबर होती है। ये हमने बचपन में सीखा था। अगर मेरे सामने ऐसी कोई इक्वेशन आती है a इजिकल टू बी प्लस सी, इसका मतलब ये होगा कि b और c की मिला के जो वैल्यू बनेगी वही वैल्यू a की होती है। हमने बचपन में सीखा था कि ये इक्वल के अगर हमने साइड चेंज करनी होती है तो जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाता है, या इधर से इसको इधर लेके आना है तो ये वाला प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा। कोई मल्टीप्लाई में है, अगर ए बी इजिकल टू सी है और ए की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाते समय इसको डिवाइड करना पड़ता है। ये हमने बचपन में सीखा था। सिंपल सा मीनिंग ये था भैया कि जब भी आप
कोई भी तरह की छेड़छाड़ करते हो, जब भी आप इक्वेशन के कोई भी साइड में छेड़छाड़ करते हो, इधर की साइड से कोई फिगर इधर लेके आते हो या इधर से इधर लेके आते हो, उस समय ध्यान ये रखना होता है कि भैया ये जो इक्वल वाला रूल है ना, ये कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये इक्वल वाला रूल ब्रेक नहीं हो, इसके लिए इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ कि कैसे भी शिफ्टिंग कर लीजिए आप, इन एनी केस लेफ्ट की वैल्यू हमेशा राइट की वैल्यू के बराबर ही रहेगी। और ये शिफ्टिंग करते समय हमारा जो प्लस वाला निशान था माइनस हो जाता था, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता था। ये हमने बचपन में सीखा था, उसको अपन यहाँ नहीं सीखेंगे। यहाँ मुद्दे की बात क्या है, हमने इक्वेशन के बेसिक रूल सीख लिए। यहाँ मुझे क्या एक्सप्लेन करना है भैया, यहाँ हमें ये सीखना है कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो हमेशा ड्यूल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम से चलती है। ड्यूल बेस्ड मतलब जब भी आप ट्रांजैक्शन को कोई रिकॉर्ड करोगे, हमने कहा हमारी अकाउंटिंग का जो आधार है ना वो है डबल अकाउंटिंग सिस्टम। और डबल अकाउंटिंग सिस्टम ने हमने क्या सिखाया बचपन में, डबल अकाउंटिंग सिस्टम ने हमें सिखाया कि किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसको, उस ट्रांजैक्शन के ड्यूल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कीजिए। हमेशा क्या कीजिए, जब भी डबल अकाउंटिंग सिस्टम हमें क्या सिखाती है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम ने हमें सिखाया था कि जब भी भैया कोई भी ट्रांजैक्शन को अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उस ट्रांजैक्शन के ड्यूल एस्पेक्ट को आप रिकॉर्ड करना है। और ड्यूल एस्पेक्ट क्या होता है कोई भी ट्रांजैक्शन का, कि भैया एक एस्पेक्ट होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ये हर ट्रांजैक्शन के ड्यूल एस्पेक्ट है। ड्यूल मतलब दो एस्पेक्ट होते हैं। जितने से डेबिट होगा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय, उतने से ही वापस क्रेडिट होगा। ये हमें ऑलरेडी बहुत सारे जर्नल के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के हमने कई बार देखा कि एक अकाउंट मान लीजिए यहां राम का अकाउंट था, तो उसके इक्वल ही वापस कैपिटल या मान लीजिए कैश का अकाउंट हमने रिकॉर्ड किया था ना भैया, बहुत सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए थे। इसके साथ ही हमने इस तरह के भी देखे थे जहां पे डेबिट में दो अकाउंट गए थे, राम भी गया था और श्याम भी गया था, और क्रेडिट में मान लीजिए एक ही अकाउंट था, पर इन दोनों की जो जोड़ है मान लीजिए 10,000 रुपए है, तो ये भी 10,000 रुपए से ही जाएगा। हमने कंपाउंड एंट्री भी की थी जहां मोर देन वन अकाउंट एक पर्टिकुलर साइड में इफेक्ट हो रहे थे, पर जो अमाउंट वाइज बात करेंगे, ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब ये हुआ कि दोनों साइड के अंदर इक्वली अमाउंट जाएगा। ये फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो डेबिट साइड में अमाउंट गया, एक अकाउंट से गया, 2 से गया या 5 से गया, जितना डेबिट हुआ है उतना का उतना क्रेडिट में जाएगा। ये हमने सीखा कहां पे भैया, ये हमने सीखा डबल अकाउंटिंग सिस्टम में, जहां हमने ये देखा कि हर ट्रांजैक्शन के ड्यूल एस्पेक्ट डबल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है। डबल एस्पेक्ट का मतलब हो गया, एक एस्पेक्ट कौन सा हो गया भैया, डेबिट, और एक एस्पेक्ट हो गया क्रेडिट। तो जितना डेबिट जाएगा, अब एक अकाउंट में जाए 2 अकाउंट में जाए, टाइम बचाने के लिए वो अलग मैटर है, ठीक है ना, पर जितना डेबिट होगा उतने से ही वापस हमें क्रेडिट अकाउंट को करना है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक पार्ट, जहां हमने ये सीखा था कि हर ट्रांजैक्शन के ड्यूल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है। और इसके साथ साथ अब देखिए हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच के अंदर। हमने कहा था हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, मैंने कहा कि हमारी मॉडर्न अप्रोच ही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। बैलेंस शीट मेथड कह दीजिए, बैलेंस शीट मेथड कह दीजिए, अकाउंटिंग इक्वेशन कह दीजिए, मॉडर्न अप्रोच कह दीजिए, भैया सब एक ही चीज है। तो हमारी मॉडर्न अप्रोच को जब हमने सीखा था तो हमने आपको एक चीज बताई थी कि भैया हमारे यहाँ पे इस अप्रोच के अंदर अकाउंट का जो क्लासिफिकेशन करते हैं, हमारे पास 2 ही आधार होता है, तीसरा कोई आधार नहीं होता है। गौर से देखना भैया, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बन रही है। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है, हमारी मॉडर्न अप्रोच ही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है भैया। कोई अलग रामायण अकाउंटिंग इक्वेशन है, कोई अलग कोई चीज नहीं है। बस ध्यान से देखिए, तो हमने कहा था
कि हमारी मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमारे पास अकाउंट को क्लासिफाई करने के लिए दो बेस है। पहला बेस है जिसे हमने कहा था सोर्स ऑफ फंड, एक वो बेस जिसके आधार पर हमारे बिजनेस में पैसा आता है, और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, बस यही आधार है, यही बेस है जिसके आधार पर हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को समझना है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि भैया हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है और कितनी हार्ड है। आधे घंटे बाद में बात करेंगे कि कितनी हार्ड होती है ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने ऑलरेडी सीख लिया भैया सोर्स ऑफ फंड वो सभी साधन जिनसे हमारे बिजनेस में पैसा आता है, और एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब हमारा पैसा गया कहां, ये खर्चे वाली बातें हो गई जहां से फंड का आउटफ्लो हुआ। क्या हुआ भैया, यहां फंड का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। और सोर्स मतलब कहां से पैसा आया, इनफ्लो ऑफ फंड, पैसा आया कहां से। और मैंने आपसे कहा भैया हमारे बिजनेस में पैसा आने के लिए क्या क्या साधन हो सकते हैं। सामान्य नजर से अगर देखें, सामान्य बोलचाल की भाषा में या सामान्य जनरल नॉलेज के हिसाब से हम बात करें तो हमारे पास में जो सबसे पहला और सबसे मुख्य रूप से जो स्रोत होता है जहां से हमें पैसा आता है भैया, वो होता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब हमने आपको बताया कि जो बिजनेस ओनर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा बिजनेस में लाएगा, अब इसका जो बेस होता है, सोर्स होता है, चाहे वो कैश के फॉर्म में लाए, चाहे सीधा बैंक में डिपॉजिट कराए, या अपनी कोई भी पर्सनल एसेट्स, अपनी बिल्डिंग या अपनी मोटरसाइकिल, अपनी कार, अपने घर का फर्नीचर, अपनी एयर कंडीशन, कोई भी फिक्स एसेट्स अगर बिजनेस में परमानेंटली शिफ्ट कर देता है तो वो भी हमारे लिए क्या हो गया, कैपिटल का पार्ट ही कहलाएगा। हमने कैपिटल को बहुत डिटेल में समझा है, ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, जहां पे हमने कहा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या ड्यूरिंग द बिजनेस, कोई जरूरी नहीं है पहले पॉइंट पे, कभी भी ड्यूरिंग द बिजनेस रन करते हुए, ड्यूरिंग किसी भी अकाउंटिंग ईयर के अंदर जब बिजनेस ओनर को ये लगता है कि मुझे इतना पैसा या ये रिसोर्सेज और डालने हैं, तो वो बिजनेस की कैपिटल होती है। तो हम बात करते हैं रिसोर्सेज ऑफ फंड। हमारे पास 3 तरह के रिसोर्सेज हमने बताए। दूसरे रिसोर्सेज जिन्हें हमें लायबिलिटी का नाम दिया, और लायबिलिटी का मीनिंग ये हुआ कि यहां पे आउटसाइड लायबिलिटी। हालांकि हमने आपसे कहा था कि जो बिजनेस ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, इन दोनों के बीच में भी जो रिलेशनशिप होती है वो बोरोवर और लेंडर की होती है। यानी कि बिजनेस ओनर ने पैसा दिया, किसको, बिजनेस को। तो एक जो पर्सन है बिजनेस ओनर है वो हो गया भैया लेंडर, जिसने पैसा दिया, यानी कि ये भी एक लायबिलिटी भी है, पर इसे हमने नाम दिया, हमने क्या नाम दिया भैया, इनसाइड लायबिलिटी। घर में मामला है ना, ये भी लायबिलिटी का ही पार्ट है, पर हमने इसको इनसाइड लायबिलिटी बोला, और ये भी लायबिलिटी है, ये हमने आउटसाइड लायबिलिटी। यानी कि आपको बिजनेस रन करने के लिए अगर आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम पैसा हमारा बिजनेस रन करने के लिए किसी और रिसोर्सेज से लाएंगे, खुद के अलावा अन्य साधनों से लाएंगे। तो जो अन्य साधन होंगे ना, ये आउटसाइड लायबिलिटी कराएगी। तो एक तो कैपिटल वो हो गई जो बिजनेस ओनर ने खुद ने लगाई, और कुछ वो पैसा हो गया जो बिजनेस ओनर लेके आया है। अब ये बिजनेस ओनर लोन के फॉर्म में ला सकता है, या क्रेडिटर के फॉर्म में भी आ सकता है। मतलब ये हुआ, अगर आपने किसी पर्सन से उधार माल खरीदा तो उस पर्सन ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करी है भैया, और अगर बिजनेस में उसने हेल्प करी है
तो ये हो गई हमारी बिजनेस की लायबिलिटी। लोन ये बैंक से भी हो सकता है, किसी व्यक्तिगत पर्सन से भी हो सकता है। तो कुल मिला के क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक खुद ने पैसा लगाया या अदर रिसोर्सेज यूज किए, सारे के सारे कैपिटल कहलाएंगे। साथ ही साथ जो बिजनेस ओनर ने दूसरों से ऑब्लिगेशन ले लिए, तो जहां पे एक सर्टेन टाइम के बाद में हमें जिनको रीपे करना होता है वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है। अब ये चाहे बैंक से उधार लिए, आपके रिलेशन में उधार लिए, या उधार में किसी आदमी से आपने माल खरीदा, वो भी आपकी लायबिलिटी है। सिंपल परिभाषा ये है कि जिन लोगों को एक सर्टेन टाइम के बाद में आपको वापस भुगतान करना होता है वो आपकी लायबिलिटी होती है। हमने लायबिलिटी को बहुत डिटेल में देखा था। करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में वो थी जिनका भुगतान हमें कमिटेड हमने कर रखा 1 साल से ज्यादा टाइम के अंदर। बैंक से आपने लोन लिया, आपने कहा भैया मैं 10 साल की किस्तों में पे करूंगा, या आपने रिलेशन में किसी से लेके आए, आपने बोला भैया मैं 5 साल से पेमेंट करूंगा, तो वो लॉन्ग टाइम लायबिलिटी हो गई। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, क्रेडिटर से उधार माल खरीदा, आपने बोला कि मैं आपको 2 महीने बाद में पेमेंट करूंगा, या शॉर्ट टर्म के लिए किसी आदमी से पैसा लेके आए और आपने कहा कि भैया मैं आपको 6 महीने से पेमेंट करूंगा, तो वहां पे हमने लायबिलिटी को डिटेल में समझा। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 12 महीने के अंदर जिस लायबिलिटी का भुगतान करने का हमने कमिटमेंट कर रखा है उसको हमने बोला करंट लायबिलिटी, और जिनका कमिटमेंट था कि 12 महीने के बाद लगेगा हमें भुगतान करने के लिए, तो वो हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। फर्क कुछ नहीं पड़ता है, यहाँ पे उस डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। लायबिलिटी चाहे 1 दिन की हो चाहे 5 साल की हो, लायबिलिटी तो लायबिलिटी है। जिन लोगों ने हमें बिजनेस को रन करने के लिए उधार माल या पैसा देके सपोर्ट किया, वो हमारी लायबिलिटी हो गई। तो हम बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ फंड। बिजनेस में भैया पैसा आएगा कहां से, यही से हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन बननी है। और ये चीज हम ऑलरेडी मॉडर्न अप्रोच में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल देखी, लायबिलिटी देखी, उसके बाद में हमें और पैसा कहां से आएगा भैया, उसके बाद में हमारा जो और पैसा आएगा जब हम बिजनेस करेंगे, तो हमें जो रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू या किसी भी अदर वे से इनकम हुई, वो हमारे बिजनेस की सोर्स ऑफ इनकम होगी। रेवेन्यू का मतलब ये हुआ जिस गुड्स में हम डील कर रहे हैं, माल उधार खरीदा था, बात समझना भैया, माल उधार खरीदा था और हमने उसको बेच दिया। जब हमने सेल किया तो ये हमारे लिए क्या हुआ, रेवेन्यू हुआ। तो बिजनेस में पैसा आया ना, सोर्स ऑफ फंड हुआ। या किसी भी अदर तरीके से हमको कोई बिजनेस में इनकम आती है, रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है, लॉन्ग टर्म रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल रेवेन्यू, सारी चीजें डिटेल्ड में एक एक पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। हर पॉइंट के ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा, आपको बस पुराने वीडियो ढूंढने हैं, ठीक है भैया। तो रेवेन्यू क्या होती है, इनकम क्या होती है, इनकी डेफिनेशन क्या है, उस पार्ट में मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। पर यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये हुआ, मुझे वो 3 सोर्स दिखाई दे रहे हैं, ये 3 सोर्स दिखाई दे रहे हैं। जब मैं बिजनेस रन करूंगा तो मेरे बिजनेस में इनके अलावा मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखता है जहां से मेरे बिजनेस में सोर्स ऑफ फंड का मतलब पैसा आएगा। या तो मैं खुद लगाऊंगा बिजनेस रन करने के लिए, या मैं किसी से उधार लूंगा, या मैं माल बेच के पैसा कमाऊंगा, माल बेचूंगा, रेवेन्यू जनरेट करूंगा, तो मेरे बिजनेस में क्या होगा, सोर्स ऑफ फंड आएगा, पैसा आएगा। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे हमारे बिजनेस में पैसा आता है। चलिए बात करेंगे। अब पैसा अगर एक बार हमारे पास आ गया, एक बार जब हमारे पास पैसा आ गया, ठीक है, तो भैया खर्च कहां करना है। एक बार पैसा आ गया जब हमारे पास में, तो हमारे बिजनेस में सामान्यतः खर्च कहां होता है, तो उसका हमने नाम दिया एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो पैसा जाएगा कहां,
इसको भी हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं भैया। जब हमारे पास में पैसा आ गया तो उसको स्पेंड करना है, उस पैसे का जो आउटफ्लो होगा, उस पैसे का जो आउटफ्लो होगा, आ गया पैसा, अब ये जाएगा कहाँ? पैसे के जाने के फलस्वरूप सिर्फ 2 ही रिजल्ट हमें मिलेंगे, तीसरा कोई कारण नहीं होता है हमारे बिजनेस में। पहला क्या हो गया? पहला ये हो गया भैया कि पहला उस पैसे को खर्च करने के कारण हमारे बिजनेस में कोई एसेट्स आ गई, तो मैं फिक्स एसेट्स की जगह वर्ड यूज लूंगा एसेट्स। ओके, हमारे पास कोई न कोई एसेट्स क्रिएट हो जाती है, और या फिर हम कहते हैं कि भैया ये तो एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस ही है। यानी कि जब पैसा खर्च किया उसका जो एंड रिजल्ट क्या हुआ, अगर उस खर्च करने की वजह से, पैसा खर्च करने की वजह से, बात समझना, पैसा खर्च करने की वजह से उस पैसा खर्च करने का जो बेनिफिट है वो पर्टिकुलर 1 अकाउंटिंग ईयर में एडजस्ट हो जाता है, या उसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में हमें मिलता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो खर्चा करने की वजह से हमने कोई एसेट्स क्रिएट किए या हमारे लिए खर्चा हुआ है। हमने एसेट्स की डेफिनेशन में सीखा था कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपए आए थे, हमने 1 लाख रुपए का मशीनरी खरीद लिया, पैसा गया, आउटफ्लो फंड हुआ, एप्लीकेशन ऑफ फंड हुआ, आउटफ्लो फंड हुआ, पैसा गया, पर पैसा जानने का जो रिजल्ट है वो एसेट्स के फॉर्म में आया, क्योंकि हमें उसका जो बेनिफिट है वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिलने वाला है। ये मशीन 1 साल में तो खत्म नहीं होगी, इस मशीन से हम हमारे बिजनेस में प्रोडक्शन करेंगे, माल बेचेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, माल बेचेंगे, तो उसका बेनिफिट, अगर खर्चा कोई भी आपने किया, आपने किसी भी तरह खर्चा किया, उस खर्चा करने की वजह से जो रिजल्ट है उसका 1 से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर में बेनिफिट मिलता है। आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, आपके पास पैसा आया, आपने बिल्डिंग खरीद ली बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है, या आपने बिजनेस के लिए बिजनेस में गुड्स डिलीवरी करने के लिए कोई वैन खरीद ली, कोई व्हीकल खरीद लिया, मोटरसाइकिल खरीद ली। आपको पता है कि जो खर्चा किया है उसका रिजल्ट ये है कि जो खर्चा किया उसकी वजह से हमें बहुत साल तक बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट किस फॉर्म में? या तो प्रोडक्शन के फॉर्म में या सर्विसेज के फॉर्म में। आपने अपने बिजनेस के फ्रंट पार्ट में क्लाइंट के बैठने के लिए सोफा सेट परचेज कर लिया, तो वहां पे वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट रन करने के लिए आपकी हेल्प कर रहा है, तो एसेट्स क्रिएट हो गई। परंतु माल खरीद लिया, और माल खरीदने का टारगेट कोई आदमी ये नहीं रखता है कि भाई मैं हाथों हाथ इसको, सॉरी ये माल खरीदा है मैं 3 साल होल्ड करके रखूंगा। कभी ये बिजनेसमैन का इंटेंशन हो ही नहीं सकता है। जब इंटेंशन ये हो कि हाथों हाथ खरीदा माल, खर्चा हो गया, बेच के प्रॉफिट कमाओ, यानी कि ऐसे सभी खर्चे जिनका बेनिफिट 1 ईयर के अंदर एडजस्ट हो जाता है। जैसे आपने सैलरी पे की, 12 महीने आदमी ने काम किया, 12 महीने का सैलरी पे किया, आपने जिस बिल्डिंग को रेंट पे ले रखा है उसका भुगतान किया, उसका बेनिफिट 1 अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा। 12 महीने आपने काम ली, 12 महीने का पेमेंट कर दिया, तो आप ये नहीं कर सकते हो कि भाई इस खर्चे का बेनिफिट मुझे मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में मिला है, ठीक है ना। आपने रेंट पे की, आपने गाड़ी के अंदर पेट्रोल भराया, बहुत सारे खर्चे, आपने माल खरीदा, बहुत सारे खर्चे हुए, डिस्काउंट ऑफर किया, वो खर्चे जिनका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड नहीं मिलता है वो एक्सपेंसेस कहलाएगा, परंतु वो बिजनेस के खर्चे कहलाएंगे। परंतु उन खर्चों के कारण उसका बेनिफिट जो है मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, वो हमारे लिए एसेट्स का रूप हो जाएगा। तो ये पार्ट भी हमारी जो एसेट्स होती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फिक्चरियस एसेट, बहुत सारी क्लासिफिकेशन डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं। खर्चे के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको भी अपन डिटेल में कर चुके हैं, तो इस पार्ट को भैया मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। मुझे आना है यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। ये रिपीटेशन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यही से हमारी बनने वाली है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। चलिए भैया, तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड जब आप करते हो, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड जब करते हो, तो हमेशा अकाउंट जितने भी इफेक्ट हो रहे हैं, ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड किया जाता है। ड्यूल एस्पेक्ट, डेबिट और क्रेडिट। तो ये हमारे सामने
मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट के क्लासिफिकेशन हो गए। तो मेरी इक्वेशन क्या कहती है, मेरी इक्वेशन कहती है कि देखिए मेरी इक्वेशन कहती है कि ये जो हमारा जो सोर्स ऑफ फंड है, इक्वेशन बना रहा हूं, समझना मेरी बात, मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सोर्स ऑफ फंड हमेशा एप्लीकेशन ऑफ फंड के बराबर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट समझना भैया, सोर्स ऑफ फंड हमेशा हमेशा इक्वल रहेगा एप्लीकेशन ऑफ फंड के ऊपर। बस यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है भैया, यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है कि हमारे जो ड्यूल एस्पेक्ट है ना, हमने क्या पढ़ा, ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब हो गया कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को कैसे भी रिकॉर्ड कर लो, हमारा जो सोर्स ऑफ फंड है वो हमेशा एप्लीकेशन ऑफ फंड के बराबर रहेगा। ये ध्यान में रखते हुए इस अकाउंटिंग इक्वेशन को ध्यान में रखते, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, सोर्स ऑफ फंड इज इक्वल टू एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि इधर से जो होगा, अगर 1 लाख इफेक्ट हुआ इधर भी 1 लाख होगा, इधर 1 लाख प्लस होगा, 1 लाख माइनस होगा, तो इधर इफेक्ट कितना होगा, 0। बात समझना मेरी बात। ये अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से चलेगी, ये कहती है कि भैया आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया 1 लाख इधर, तो 1 लाख इधर भी होगा। अगर इधर आपने प्लस किया है तो इधर भी प्लस होगा ही होगा, और अगर नहीं हो रहा है आपने अकाउंटिंग इक्वेशन का वायलेशन कर दिया, क्योंकि इक्वेशन का मतलब ही यही होता है, इक्वेशन का मतलब ये होता है कि दोनों साइड बराबर रिकॉर्ड करनी है। आपने ट्रांजैक्शन को यहां पे प्लस किया 1 लाख और इसी साइड 1 लाख माइनस कर दिया, इस तरह से भी हम देखेंगे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, मना नहीं है। आपने लोन से पैसा, आपने कैपिटल में पैसा डाला, यानी कि प्लस किया 1 लाख रुपीज, आपने कैपिटल के अंदर क्या किया भैया, 1 लाख प्लस किया और लोन का भुगतान कर दिया। एक साइड प्लस हो गया, एक साइड माइनस हो गया, कोई बात नहीं, नेट इफेक्ट इस साइड क्या हुआ, 0 हुआ, तो देखिए इधर भी 0। ये जो इक्वेशन है ये इधर और इधर दोनों साइड हमेशा बराबर रहेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है इधर 1 लाख प्लस हो गया और इधर कुछ हुआ ही नहीं, या इधर माइनस हो गया, नहीं, इधर प्लस होगा तो इधर भी प्लस होगा, इधर 0 होगा तो इधर भी 0 होगा, इधर 50,000 होगा तो इधर भी 50,000 होगा। इस वे से हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, और यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है, इसे ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। सोर्स ऑफ फंड मेरे पास 3 है भैया, रटने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो के एंड तक आपको कभी भी जिंदगी के अंदर, इस वीडियो के बाद कभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन रटने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन आए ये 2 वर्ड लिख दीजिए, सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। आया कहां और गया कहां। आने के जो सोर्सेज है आपको पता है कि भैया कैपिटल है, पैसा कहां से आता है भैया, पैसा आता है कैपिटल से प्लस लायबिलिटी से, और कहां से आता है, प्लस रेवेन्यू से। तो क्या किया मैंने सिंपल भाषा के अंदर मेरे सोर्स ऑफ फंड को मैंने लिख दिया। बीच में क्या है भैया, बीच में इक्वल का निशान है, तो मैं यहां पे भी इक्वल का निशान लगा देता हूं, क्या दिक्कत है, लगा दिया मैंने सिंपल सा सोर्स ऑफ फंड के जितने भी तरीके थे, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू को यहां पे लिख दिया, बस कोई आसान नहीं किया, छोटा सा काम किया भैया, बहुत सिंपल। अब मैं एप्लीकेशन ऑफ फंड की तरफ बात करूंगा, तो ये हमेशा इक्वल रहेंगे, किसके एप्लीकेशन रहेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड मैंने कहा या तो हमारे पास एसेट्स के फॉर्म में होते हैं और या फिर एक्सपेंसेस के फॉर्म में होता है। बस बन गई अकाउंटिंग इक्वेशन भैया, यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है बस। अब इसी इक्वेशन को जोड़ तोड़ करना है, कैपिटल बनाना है तो इनको इधर शिफ्ट कर लो, इनको ये एसेट्स बनाना है तो उसको इधर शिफ्ट कर लो, लायबिलिटी करना है इनको इधर शिफ्ट कर लो, ठीक है ना, रेवेन्यू निकालना है इनको इधर शिफ्ट कर दो। अब इनमें जोड़ तोड़ करनी है भैया, ये मैक्सिमम इक्वेशन हो गई जो आपके सामने आएगी, इससे बड़ी कोई इक्वेशन आ नहीं सकती है। अब कैसे जोड़ तोड़ होगी, कैसे इसकी मर्जिंग करनी है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए
अगर अगर मैं बात करूंगा सामान्यतः से, देखिए कि जब बिजनेस के अंदर भैया हमने रेवेन्यू जनरेट करते हैं और सामने खर्चा करते हैं, तो ये दोनों क्या एक चीज ही नहीं है? तो मैं इस इक्वेशन को अगर ऐसे लिखूं कि भैया मेरी कैपिटल, अगर मैं इस इक्वेशन को, अब देखिए इसके बहुत सारे रूप आपको दिखाता हूं। अगर मैंने लिखा कि भैया कैपिटल प्लस लायबिलिटी, बात समझना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। कैपिटल प्लस लायबिलिटी यहां एज इट इज रख दिया, ये प्लस का निशान लगाया और ये मैंने लिखा रेवेन्यू, ये मैंने लिखा रेवेन्यू। अब मैंने ये एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में से घटा दूंगा। भाई आपने 1 लाख का माल खरीदा और 1,20,000 में बेच दिया, तो नेट रिजल्ट कितना हुआ? तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यही तो आपका प्रॉफिट कहलाता है, इसीलिए तो आप बिजनेस रन करते हो। तो जब मैं ये प्लस वाला निशान है, इस प्लस वाले निशान को मैं इधर लेके आऊंगा, रेवेन्यू में से घटाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे मैं क्या इस ट्रांजेक्शन को सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकता हूँ? क्या कोई दिक्कत आएगी क्या? कि भैया देखिए कैपिटल प्लस ये प्लस, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेवेन्यू मेरे पास ऑलरेडी है इधर रेवेन्यू, और उसको अगर इधर शिफ्ट कर दूं तो माइनस एक्सपेंसेस इजिकल टू, यहां पे मेरे पास वापस इजिकल टू का निशान आ गया, ठीक है ना, ये वाला एसेट्स। तो क्या कोई गलती की है मैंने सिंपल उधर से इधर शिफ्ट कर दिया, क्या कुछ गलत किया उस माइनस को? तो मुझे एसेट्स का मीनिंग मिल गया। कि भैया कोई पूछता है क्वेश्चन के अंदर कि अकाउंटिंग क्वेश्चन में एसेट्स की डेफिनेशन क्या है, एसेट्स क्या होता है, क्या आप नहीं लिख सकते हो? थोड़ा और इजी करें, अगर रेवेन्यू में से, अगर रेवेन्यू ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटाएंगे, तो मैं किसको ऐसे लिख सकता हूं कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस नेट प्रॉफिट, इसी को तो बोलते हैं एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू एसेट्स। तो क्या कुछ गलत किया क्या भैया? ये नई इक्वेशन मिल गई। तो हमने क्या किया, हमने रेवेन्यू का, हमने कहा भाई जो हमारा रेवेन्यू है उसमें से खर्चे अगर माइनस कर देंगे, हमारे रेवेन्यू में से खर्चे माइनस कर देंगे, तो ये हमारा बिजनेस का नेट प्रॉफिट हो गया। तो हमारी इक्वेशन कैसे बन गई देखिए, कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू एसेट्स। हमने कुछ नहीं किया, हमारे बिजनेस के खर्चों में से, सॉरी इनकम में से खर्चे माइनस कर दिए, हमने कहा भैया ये तो हमारा नेट प्रॉफिट है। अब आपको ध्यान हो कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है ये अल्टीमेटली किसके यहाँ पे मर्ज हो जाता है, ये आप आगे सीखेंगे कि भैया ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमने पैसा कमाया, वो मर्ज हो जाता है, हम जोड़ देते हैं कैपिटल के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस ओनर का ही तो है वो प्रॉफिट। तो इस नेट प्रॉफिट को मैं कैपिटल में मर्ज कर दूं, तो अब सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि जो मेरी कैपिटल है, मेरी कैपिटल में दो चीज़ें हमेशा होती है। जब भी आपके सामने कैपिटल सिर्फ शब्द आए, इसका मतलब ये समझिए कि इसके अंदर बिजनेस स्टार्ट करते समय जो बिजनेस ओनर ने पैसा लगाया था वो भी आएगा। ड्यूरिंग द ईयर अगर उसने फर्दर कोई कंट्रीब्यूशन किया है वो भी आएगा, और ड्यूरिंग द ईयर जो पैसा कमाया है, जो उसका शेयर है, उसका हिस्सा है, वो भी कैपिटल में ही मर्ज होता है। तो जब मैं इसको इसमें मर्ज कर दूं, तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या बची, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। क्योंकि मैंने कहा जहां मैं कैपिटल शब्द का मीनिंग सिर्फ कैपिटल शब्द प्रयोग करता हूं,
तो बाय डिफॉल्ट इसका मीनिंग क्या बनता है? इसका मीनिंग बनता है कि भैया जो बिजनेस ओनर ने पैसा लगाया और प्लस ड्यूरिंग द ईयर जो उसने अर्न किया है वो भी इसी के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। हमारे सामने इक्वेशन का एक नया रूप आया है, धीरे धीरे इक्वेशन छोटी होती जा रही है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। और आपको ध्यान हो कि जब हमने कैपिटल को डिटेल्ड में पहले जो वीडियो किए थे, जहां हमने हमारी क्लास 11 की स्टार्टिंग की थी, जहां हमने कैपिटल के डेफिनेशन आपको बताई थी, तो हमने कहा था कि जो बिजनेस ऑनर है वो बिजनेस ऑनर और बिजनेस के बीच की जो रिलेशनशिप है, बिजनेस ऑनर और बिजनेस की जो रिलेशनशिप है वो लेंडर और बोरोवर की होती है। लेंडर और बोरोवर के बीच की रिलेशनशिप होती है। एक आदमी जिसने उधार पैसा दिया है और बिजनेस जिसने उधार पैसा लिया है, ये हमेशा सेग्रीगेशन करके चलते हैं ताकि व्यक्तिगत ट्रांजैक्शन को बिजनेस के ट्रांजैक्शन से अलग कर सके। तो जो कैपिटल है वो भी लायबिलिटी ही है और दूसरी जो लायबिलिटी है वो भी लायबिलिटी ही है। दोनों में कोई फर्क नहीं है भैया। सिर्फ सामान्य भाषा में हम ये कहते हैं कि ये इनसाइड लायबिलिटी है, ठीक है भैया, ये इनसाइड लायबिलिटी है और ये आउटसाइड लायबिलिटी है। इसको डिटेल में समझना है तो आपको वीडियो के स्टार्ट में जाना होगा, जहां हमने हर शब्द के ऊपर हर कैपिटल एसेट्स को बहुत डिटेल्ड में कराया भैया। उस पार्ट को मैं अगर यहाँ डिस्कस करूंगा तो यहाँ पे जिस टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो बात करते हैं जो कैपिटल है और लायबिलिटी है, ये दोनों ही भैया हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी ही होती है। कैपिटल भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी लायबिलिटी है। फर्क ये है, एक इनसाइड लायबिलिटी हो गई, एक आउटसाइड लायबिलिटी हो गई। तो अगर मैं ये लिखूं कि दोनों मैंने मर्ज कर दी, दोनों ही लायबिलिटी है, तो मैंने कहा भैया लायबिलिटी में अब क्या बात कर दी, इनसाइड और आउटसाइड दोनों इज इक्वल टू एसेट्स। तो मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी, फाइनल इक्वेशन क्या बनी भैया? ट्रांजैक्शन को ऐसे रिकॉर्ड करना है कि जहां पर लायबिलिटी हमेशा एसेट्स के बराबर हो। मैंने कहा था पहली लाइन के अंदर कि ट्रांजैक्शन को ऐसे रिकॉर्ड करना है जहां पे सोर्स ऑफ फंड हमेशा एप्लीकेशन ऑफ फंड के आधार पर होता है। अब इस ये जो हमारे पास बेसिक इक्वेशन आई, इस इक्वेशन से आप जितनी इक्वेशन निकालना चाहो आप निकाल लीजिए, कोई मना नहीं है भैया आपको। अगर कोई कहे आपको कि भैया कैपिटल क्या है, तो देखिए बहुत सिंपल है। अगर आपको कैपिटल की डेफिनेशन पूछते हैं या कैपिटल की इक्वेशन पूछते हैं, तो देखिए कैपिटल कब होगी, कैपिटल इज इक्वल टू, अगर मैं लायबिलिटी को यहां शिफ्ट कर दूं तो कैपिटल अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो कैपिटल इज इक्वल टू, ये मेरी एसेट्स यहां पर ही है और मैंने ये लायबिलिटी को यहां पे शिफ्ट कर दिया माइनस के अंदर, ये नई इक्वेशन बन गई एसेट्स माइनस लायबिलिटी। पर यहां पे इस लायबिलिटी का मीनिंग था आउटसाइड लायबिलिटी से, ठीक है भैया, और ये हो गई इनसाइड लायबिलिटी। अगर कोई पूछे तो यहां पे अब जो शब्द चाहिए ना उस शब्द को आप ऐड या लेस कर सकते हो। कैपिटल की डेफिनेशन हमने कहा, कैपिटल की इक्वेशन क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स अगर पूछेंगे तो हम लायबिलिटी को इधर लेके आ जाएंगे, ये हो गया भैया, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, लायबिलिटी क्या होती है भैया, अगर लायबिलिटी की इक्वेशन पूछे तो एसेट्स में से कैपिटल घटा दीजिए, इधर ले जाइए, इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कैपिटल। तो ये इक्वेशन आपकी जरूरत के हिसाब से हम लोग आगे पीछे मॉडिफिकेशन करते रहेंगे, किसी को इधर ले जाएंगे, कभी इसको ओपन कर दीजिए, ठीक है ना, लायबिलिटी को इनसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी, एसेट्स को शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स, जैसे भी आपको सुविधा हो। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से हम इस इक्वेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमने ये सीखा कि भैया हमारे ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड करने हैं, या ऐसे समझिए कि जो हमारी अल्टीमेटली इक्वेशन बनती है वो बनती है लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, ठीक है।
और लाइबिलिटी को हमने कहा था कि 3 पार्ट में हो सकता है, ठीक है ना। और एसेट्स भी, लाइबिलिटी कहाँ से बनी, सोर्स ऑफ फंड से बनी, और ये एप्लीकेशन ऑफ फंड से बनी। अब जरूरत के हिसाब से आप जितने क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम ऐड या लेस आइटम, इनसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी, एसेट्स का भी बाइफिकेशन कर सकते हैं। 5 तरह की एसेट्स दे रखी है, तो मान लीजिए डेटर्स, फिक्स एसेट्स, ठीक है ना, कैश, बैंक बैलेंस, ऐसे करके टुकड़े करके इसको ऐड या लेस कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन में चाहिए वैसे हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये हमारी है अकाउंट। अब कुछ इलस्ट्रेशन लेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस लेंगे, जहां पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय जब हम डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं, उस बात को एक बार साइड में कीजिएगा। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय इस अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट किस तरह से फॉलो होता है। ऑलरेडी जर्नल एंट्री बहुत सारी कर चुके हैं भैया, जर्नल का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेजर कंप्लीट हो चुका है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे मेंटेन करनी है, कैसे मेंटेन करते हुए ये आगे बढ़ती है, इसको हम 2 या 3 एग्जांपल के साथ, 2 या 3 ट्रांजैक्शन के साथ रिकॉर्ड करके समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा ये इक्वेशन रहेगी भैया, कभी भी इस इक्वेशन का वायलेशन नहीं हो सकता है। जैसे सबसे पहली बात, 3 ट्रांजैक्शन के साथ मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपके साथ में आया, स्टार्ट बिजनेस विथ ₹1 लाख। चलिए भैया, 1 लाख रुपए के साथ व्यापार प्रारंभ किया। ये इक्वेशन हमेशा हमारे साथ में रहेगी। इसके अंदर के जो कंटेंट है वो हमेशा हमारी जरूरत के हिसाब से, एसेट्स आपको पता है कितनी सारी हो सकती है, उसके हिसाब से हम ऐड या लेस करेंगे। लायबिलिटी ऐड या लेस करेंगे, और कैपिटल। पहला ट्रांजैक्शन आया, आप ट्रांजैक्शन देख चुके हो, रिकॉर्ड करना सीख चुके हो, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, उस बात पर नहीं। अभी देखिए, बिजनेस के अंदर जब पैसा आया है ये 1 लाख रुपीज, तो इसके लिए जब बिजनेस ओनर पैसा लगाता है तो हमारे पास वर्ड क्या है भैया, कैपिटल वर्ड है। जो बिजनेस पैसा लगाता है तो हमारे पास वर्ड क्या है, कैपिटल। तो मुझे ये इक्वेशन मेंटेन करनी है। तो कैपिटल 1 लाख आई, प्लस लायबिलिटी अभी कुछ नहीं है, बिजनेस ओनर ने पैसा लगाया, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर और कोई लायबिलिटी नहीं है। अब ये बिजनेस में पैसा आया तो हमारे पास कैश के अंदर मौजूद है। भाई बिजनेस ओनर ने ये पैसा लगाया है तो या तो कैश में आया है या बैंक में आया है। तो जो बैंक कैश में हमारे पास जो पैसा आया है वो हमारे लिए एसेट्स हो गई बस। तो देखिए मैंने क्या कहा, जितना डेबिट होता है, जितना इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इफेक्ट होगा, उतना ही हमारा राइट हैंड साइड भी इफेक्ट होना चाहिए। एक उदाहरण और लेते हैं, एग्जांपल, मोहन को उधार माल बेचा। चलिए अपन 3 या 4 एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं। मोहन को उधार माल बेचा, चलिए बहुत सिंपल है, और ये बेचा 50,000 रुपए से। तो मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा सा और ओपन करना पड़ेगा, अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा सा और ओपन करना पड़ेगा। तो मेरी इक्वेशन क्या है भैया, मेरी इक्वेशन है कैपिटल। मैंने कहा ना मेरी जरूरत के हिसाब से मैं इसको ऐड या लेस करूंगा। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस रेवेन्यू इज इक्वल टू एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस। ये मेरी बेसिक इक्वेशन है। मैंने कहा जरूरत के हिसाब से मैं खोल दूंगा। मोहन को जब मैंने उधार माल बेचा तो मोहन वो पर्सन होगा जिससे मैं पैसा मांगने लग जाऊंगा। कितना है, 50,000 रुपए। तो मेरी एसेट्स इंक्रीज होगी भैया। एसेट्स का मीनिंग ये हुआ कि भी आप जिनसे पैसा मांगते हो, आपके रिसोर्सेज। तो मोहन से जब हमने माल बेचा तो ये जो 50,000 रुपए है ना, ये 50,000 रुपए हम मोहन से मांगने लग गए। तो मोहन हमारे लिए एसेट्स हो गई। तो इधर को इक्वेशन के इधर वाला साइड तो इफेक्ट हो गया। अब क्या हुआ, जो माल बेचा उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। तो ये 50,000 रुपए से हमारे बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। तो देखिए इक्वेशन मेंटेन है अभी भी, ऐसे इसी तरह से चलेगा भैया इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। लायबिलिटी का
लोन पहले से ले रखा था, लोन ऑफ ₹1 लाख पेड, आपने लोन का भुगतान कर दिया, लोन का भुगतान कर दिया, ये मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो जब लोन का भुगतान आपने किया तो जो आपकी लायबिलिटी है भैया, ये जो आपकी लायबिलिटी है वो माइनस हो गई, घट गई। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए से आपने यहां माइनस कर दिया, क्योंकि आपने लायबिलिटी का भुगतान किया, माइनस हो गई, कम हो गई लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर कम हो गई तो भुगतान करने से लिए, अगर आपने नकद में भुगतान किया है तो आपकी जो एसेट्स थी वो भी 1 लाख से माइनस हो गई। बहुत सिंपल है ये अकाउंटिंग इक्वेशन। हर तरह से किसी भी ट्रांजैक्शन को कैसे भी आप रिकॉर्ड कर लीजिए, ये बराबर बराबर चलेगी भैया, इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं एक और ट्रांजैक्शन की, कि आपने, इसको मैं इरेज कर लेता हूं, ओके चलिए।